नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका योगेंद्र टाइम्स पर। आज चर्चा करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में। जानेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को किसने दिया है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से संबंधित किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन सभी प्रश्नों का सल्यूशन हम किस तरीके से विद इन फ्यू सेकेंड्स देकर एक फिक्स मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। वेगनर के ये बताने के बाद कि वास्तव में महाद्वीप जो हमें स्थिर दिखाई देते हैं वो स्थिर ना होकर गतिशील हैं, कॉन्टिनेंट्स क्या हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। इस मुद्दे को एक आधार प्रदान किया कि अगर कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन की खोज करें। इसके पहले थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे, जैसे कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो लेयर है जिसका नाम लिथोस्फीयर या स्थल मंडल है, ये लगभग 200 किलोमीटर तक है, ठीक। और इसी के नीचे लगभग 100 किलोमीटर का पार्ट जिसे हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं या दुर्बल मंडल बोलते हैं, ये सेमी लिक्विड तरीके से है, अर्थात ये न तो पूर्णतः लिक्विड है ना ही पूर्णतः सॉलिड है। और इसी पर क्या हो रहा है, लिथोस्फीयर हमारा एक तरीके से स्थिर है, रुका हुआ है। अब क्या है, एक बात ये भी यहाँ समझनी है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि फुटबॉल बना हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में सिलकर फुटबॉल को बनाया जाता है, आपने देखा होगा। उसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है जिसे हम प्लेट बोलते हैं। बशर्ते पृथ्वी पर अंतर यह है कि पृथ्वी के ऊपर से 200 किलोमीटर के आसपास लिथोस्फीयर की एक परत चढ़ी हुई है, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक। तो पृथ्वी कैसे है, प्लेट से मिलकर बनी हुई है। प्लेटें कैसी हैं, जिस तरीके से हमें फुटबॉल सिला हुआ दिखाई देता है छोटे छोटे टुकड़े में, ठीक। अब ये प्लेट शब्द ही जैसे आया उसी तरीके से उसने एक आधार प्रदान कर दिया कि हम महाद्वीपों के बारे में कुछ नया सिद्धांत दें, क्योंकि वेगनर महोदय ने तो ये बताया कि महाद्वीप इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून काम रहे और अब थ्रस्ट फोर्स काम कर रहे हैं। इन्हीं फोर्सेस के कारण वेगनर की बहुत बेइज्जती हुई, बहुत उनको लोगों ने उनकी आलोचना की कि ये कौन सी बात आपने कर दी कि सूर्य इस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से कर रहा है कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद 1969 में एक थ्योरी आई जिसे हम आज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत नाम से जानते हैं, और आज इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि हिंदी मीडियम वालों से प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ही पूछे, वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। थोड़ा सा ट्रांसलेट न करके वो सीधे इंग्लिश में पूछ सकता है, तो आप सोचेंगे कि इंग्लिश वाला क्यों दे दिया, आप गलत कर जाएंगे। इसलिए याद रखना है आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कब आ रही है, 1969 में आ रही है। और इसको दे कौन रहे हैं, इसको मुख्यतः इसमें 3 लोगों का योगदान है। एम कॉक्स हैं, नाम थोड़ा सा आप याद रखिएगा, एम कॉक्स, हैरी हेस और मॉर्गन। ये 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को डिराइव करने में सबसे ज़्यादा मेहनत किया। परंतु इस मामले में एक ट्विस्ट ये है कि इन तीनों में से प्लेट शब्द किसी ने नहीं दिया, जबकि प्लेट शब्द दिया विल्सन ने। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्लेट शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो प्लेट शब्द विल्सन के द्वारा दिया गया। जबकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देखेंगे तो मुख्यतः जो रोल है वो एम कॉक्स, हैरी हेस और मॉर्गन महोदय का रहा है। तो इसको आपको दिमाग में थोड़ा सा सेट करना है। अब आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा प्लेटों के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पृथ्वी की संकल्पना से संबंधित इन्होंने ये तथ्य दिए कि पृथ्वी छोटे छोटे टुकड़ों में मिलकर बनी हुई है। हालांकि उन टुकड़ों की अलग अलग लंबाई के आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिराइव किया गया है, अलग से रखा गया है।
परंतु इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी 3 तरीके के जो इसके टुकड़े हैं, जो पार्ट्स हैं, अंदर के प्लेट्स हैं, जो उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, किनारों के आधार पे, उनके मोशन के आधार पे। ध्यान दीजिएगा, हम प्लेटों को उनके किनारों के आधार पे बांटने जा रहे हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूसिंग प्लेट मार्जिन्स। हम प्लेट मार्जिन्स के आधार पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि अंदर जो प्लेट्स हैं वो 3 तरीके से गति कर रही हैं, ठीक, 3 तरीके से गति कर रही हैं। एक तो ये कि प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक। दूसरा इन्होंने ये बताया कि प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक। तीसरा इन लोगों ने ये बताया कि प्लेटें एक दूसरे में रगड़ते हुए चल रही हैं, ठीक। ये 3 बात इन्होंने बताई और इनके मोशन के आधार पर ही इन प्लेट मार्जिन्स का, याद रखिएगा हम जो बात कर रहे हैं वो किनारों की बात कर रहे हैं, इसकी कि ये किस तरीके से चल रहे हैं, किधर जा रहे हैं, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक। उसी के आधार पे क्या कहा गया है, प्लेट किनारों को बांटा गया है, कितने प्रकार के होते हैं, इसको दिमाग में आपको थोड़ा सा सेट करना। तो पहला इन्होंने ये कहा कि प्लेट्स क्या हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक। अब देखिए, अगर प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। जब ये एक दूसरे की तरफ आएंगी तो एक दूसरे से क्या होगा, टकरा जाएंगी एक दूसरे। मान लीजिए ये प्लेट भारी है और ये प्लेट हल्की है, ठीक। तो भारी प्लेट क्या करेगी, हल्की प्लेट के नीचे चली जाएगी। और हम ये पिछले सेशन में आपको बता चुके हैं कि पृथ्वी के नीचे क्या है, मैग्मा चल रहा है, ठीक, मैग्मा चल रहा है। जैसे ही भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे जाके मैग्मा के संपर्क में आएगी, ये क्या करेगी, पिघल जाएगी, ठीक, पिघल जाएगी और पिघल कर उसी मैग्मा में मिल जाएगी, ठीक। ये क्या है, मैग्मा है और इसी मैग्मा में पिघल कर मिल जाएगी। जहाँ पर ये प्लेट्स लगभग पिघलती हैं उसका टेम्परेचर आप देखेंगे तो 500 डिग्री सेल्सियस होता है। थोड़ा कल्पना कीजिए कि 500 डिग्री सेल्सियस में कोई चीज़ जब जाएगी तो उसकी स्थिति क्या होगी, ठीक। तो ये मैग्मा में जैसे ही मिलती है, मैग्मा की मात्रा बढ़ जाती है और चूंकि जहाँ मिल रही है, जहाँ से ये बेंड होके अंदर जा रही है, वहाँ पे एक स्पेस, एक दरार बन जाएगी और उसी से मैग्मा क्या करेगा, पृथ्वी पर आ जाएगा। और मैग्मा का पृथ्वी की सतह पर आना ही क्या कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाता है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। और जैसे ही ये मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आएगा, इसका नाम हो जाएगा लावा। इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि मैग्मा और लावा में डिफरेंस क्या होता है ना। कुछ लोग ये जानते हैं कि मैग्मा की हिंदी लावा होती है, परंतु ऐसा नहीं है, ठीक है। जहाँ पे ये घटना घटित हो रही है इसे बोलते हैं भैया बेनियाफ जोन। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक। तो जैसे आपसे पूछ ले कि बेनियाफ जोन का संबंध किससे है, तो प्लेट टेक्टोनिक से है। अगर प्लेट टेक्टोनिक ऑप्शन में नहीं दे रहा है तो ज्वालामुखी दे रहा है तो आप ज्वालामुखी लगाएंगे, ठीक। ये चीज़ें आप क्लियर रखिएगा। अब देखिए, अब हमने क्या बताया कि अगर प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो घटित क्या होगी, घटना क्या होगी। अभी तक हमने उन प्लेट्स के मार्जिन के नाम के बारे में बात नहीं की। चूंकि है क्या, यहाँ पे देखेंगे आप, प्लेटें दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। इंग्लिश वाला भी याद रखिएगा, हिंदी में बोलते हैं अभिसारी प्लेट किनारा। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, अभिसारी प्लेट किनारा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। एक इसमें एक रीजन और हो रहा है कि प्लेटों का इसमें क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, विनाश हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विनाशात्मक प्लेट किनारा। इसलिए इसके तीनों नाम आप याद रखिएगा, विनाशात्मक प्लेट किनारा, अभिसारी प्लेट किनारा या कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन, ठीक। पहला मामला ये हो गया, ठीक है। तो आपसे ये प्रश्न अगर मान लीजिए थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाता है, पूछ ले आपसे कि बेनियाफ जोन का संबंध किससे है, तो आपको बताना है कि कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या अभिसारी प्लेट किनारा या विनाशात्मक प्लेट किनारे से, ठीक है दोस्तों। तो हमने पहला प्लेट किनारा पढ़ लिया, पहला
प्लेट मार्जिन पढ़ लिया, विनाशात्मक प्लेट किनारा। इसमें प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं और भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है, जिसके कारण वो बेंड होकर पिघल जाती है। पिघलने से मैग्मा की मात्रा में वृद्धि होती है और दरार के उद्भेदन मात्र से मैग्मा बाहर चला आता है, जिसके कारण एक ज्वालामुखी घटना का निर्माण हो जाता है। देखिए, अब जैसे भारत की जो प्लेट है, इंडो यूरेशियन प्लेट, वो क्या कर रही है, इसको कहते हैं इंडो, भारत की जो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मिलाकर एक प्लेट बनाया गया। ये प्लेट क्या कर रही है, यूरेशियन प्लेट के तरफ जा रही है। दोनों प्लेटें क्या है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। इससे हो क्या रहा है कि भारत वाली प्लेट भारी है, इसलिए ये यूरेशियन अर्थात चाइना वाली प्लेट के नीचे जा रही है। इसीलिए अगर आपसे पूछता है कि भारत की और चाइना की प्लेट्स में नीचे कौन जा रही है, तो भारत की प्लेट जा रही है और 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, लगभग 2 से लेकर 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष का मोमेंट रहा है। इसका मतलब लगभग 2 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर का हिस्सा भारत का हर वर्ष कम हो रहा है, वो चाइना के नीचे चला जा रहा है। ठीक है, तो भविष्य में से एक संभावना ये भी व्यक्त की जा सकती है कि भारत के काफ़ी भूभाग को क्षति पहुंचेगी धीरे धीरे करके ना, शनय वो प्लेट्स के रूप में आगे आएगा। ठीक है, तो पहला ये था कि भारी प्लेटें हल्की प्लेटों के नीचे जाएंगी, जिसे हम अभिसारी या विनाशात्मक प्लेट मार्जिन बोलते हैं। अब दूसरा हम पढ़ेंगे, जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तब क्या होता है। ठीक है, देखिए, प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तब क्या होगा, किस तरीके की घटनाएं घटेंगी। ध्यान दीजिएगा, इस सेगमेंट को अगर आप अच्छे से समझेंगे तभी आपको ज्वालामुखी समझ में आएगा और भूकंप भी कुछ हद तक इसी से कवर होगा। देखिए, जब प्लेटें एक दूसरे के दूर जाएंगी तब क्या घटना घटित होगी। ठीक है, ये इधर जा रही है, दूसरी प्लेट इधर जा रही है। ठीक, होता क्या है, ऊपर से कवर अप लगा हुआ है 200 किलोमीटर का, इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप सोचें ऊपर से ऐसे हो जा रहा है, ऊपर से नहीं हो रहा। ठीक है, अब है क्या, मैग्मा नीचे जमा हुआ है, हमेशा जमा रहता है, यही रोटेट कर रहा है पृथ्वी को अंदर से। ठीक, जैसे ये प्लेट्स शुरू में क्या है, चिपकी हुई, जैसे ही दूर जाती हैं यहाँ पे क्या हो जाता है, दरार उत्पन्न हो जाती है और इसी दरार से ये मैग्मा क्या करता है, बाहर आने लगता है। ठीक है, जिससे ज्वालामुखी क्रिया को क्या होता है, जन्म मिल जाता है, ज्वालामुखी क्रिया घटित हो जाती है। ठीक, अब चूंकि प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसीलिए इस प्लेट को क्या बोलते हैं, अपसारी प्लेट किनारा या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, दूर जाने के कारण सरफेस पे पड़ने वाला दबाव क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है मैग्मा का, और यहाँ से मैग्मा बाहर निकलने लगता है, जिसके कारण एक ज्वालामुखी क्रिया को जन्म मिलता है। ठीक, तो अगर आपसे पूछता है कि ज्वालामुखी क्रिया का संबंध किससे है, तो दोनों प्लेट मार्जिन से है, अभिसारी प्लेट किनारे से भी है, अपसारी प्लेट किनारे से भी है। याद रखिएगा, मैं प्लेट किनारे की बात कर रहा हूँ, न कि पूरी प्लेट की बात कर रहा हूँ। ठीक, प्लेट किनारे का मतलब ये हुआ वो प्लेट का मोमेंट किस तरफ है उसके आधार पर उसका नाम रखा जाना प्लेट मार्जिन है। ठीक है, ये हो गया दूसरा वाला मामला। इसे क्या बोलेंगे, अपसारी या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। तीसरा क्या है, तीसरे में है कि प्लेटें एक दूसरे से रगड़ते हुए चल रही हैं। ठीक, प्लेटें क्या कर रही हैं, रगड़ते हुए एक दूसरे से चल रही हैं। ठीक, इसमें क्या होगा, जब प्लेटें एक दूसरे से रगड़ते हुए चलेंगी तो उनमें घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण ही भूकंप का मुख्य बिंदु है। क्योंकि प्लेटें जब रगड़ते हुए चलेंगी तो क्या होगा, घर्षण होगा, और घर्षण किसको जन्म देगा, भूकंप को जन्म देगा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इस प्लेट मार्जिन को चूंकि है क्या, इस प्लेट मार्जिन में आप देखेंगे ना तो इसमें किसी का नुकसान हो रहा है ना कुछ तोड़फोड़ हो रही है। ठीक है ना, वो कह रहा है सिर्फ रगड़ते हुए चल रहे हैं, इसीलिए इसको हिंदी में भैया क्या बोलते हैं, संरक्षी प्लेट किनारा। ठीक है, क्या बोलते हैं, संरक्षी प्लेट किनारा। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, तो ये तीनों प्लेट किनारे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। इन तीनों प्लेट किनारों के माध्यम से ही हम ये पता कर सकते हैं कि दुनिया में किस तरीके के प्लेट मार्जिन्स पे कौन कौन से ज्वालामुखी क्रियाएं घटित होंगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि प्लेट्स को किस तरीके से बांटा जाता है। ठीक है, आखिर उनके आकार के आधार पर प्लेटें किस तरीके से
बांटी जाती हैं। थोड़ा सा इसको हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, प्लेटों को उनके आकार के आधार पर दो प्रकार से बांटा जाता है, ठीक है। दो प्रकार में इनको बांट देते हैं। पहला ये है कि बड़ी प्लेटें। कैसी प्लेटें? जो आकार में क्या हैं? बड़ी हैं, बड़ी प्लेटें हैं। दूसरा है आकार में छोटी प्लेटें, ठीक। अब बड़ी, वैसे तो 100 से ज़्यादा प्लेटें हैं, परंतु यहाँ पे जो हम अध्ययन के लिए रखते हैं उनमें बड़ी प्लेटों में हम 7 प्लेट्स को रखते हैं और छोटी प्लेट में लगभग 20 प्लेट्स के आसपास रखते हैं, ठीक है। अब ज्वालामुखी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बड़ी प्लेटें ही सबसे पहले पढ़नी जरूरी है, ठीक। तो जैसे इसमें से हम जो शामिल करते हैं वो प्रशांत महासागर की प्लेट हो गई, उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो गई, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई। ये सब क्या है, हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में जब ज्वालामुखी क्रियाओं को अभी जानेंगे कि कहाँ पे दुनिया में ज्वालामुखी क्रियाएं घटित होंगी, ठीक है। अब है क्या, इन प्लेट्स में आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर की, इसी तरीके से आप रख सकते हैं, अफ्रीकन प्लेट्स भी हैं। आप सातों इस तरीके से महाद्वीप के नाम पर ही है बेसिकली, वो अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट है, ठीक, और एक अंटार्कटिका प्लेट आप रख सकते, ठीक है। तो ये 7 प्लेट्स ऐसी हैं जिनके मोमेंट के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि कहाँ पे ज्वालामुखी घटनाएं कितनी मात्रा में घटित होने वाली। जैसे जहाँ पे 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आएंगी वहाँ पे तोड़फोड़ ज़्यादा होगी। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी घटना होगी वो कहाँ होगी? वो होगी अभिसारी प्लेट किनारा अर्थात कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन पर। इसको आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन पर ही सबसे ज़्यादा घटनाएं घटित होंगी। देखिए, ज्वालामुखी के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी जो प्लेट है इसमें प्लेट मार्जिन है वो कौन सी है? प्रशांत महासागर की प्लेट, ठीक। इसको आप देखेंगे ये पूर्णतया अभिसारी प्लेट किनारे पर ही बसी हुई है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में इसीलिए सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं। अगर आपसे पूछे कि तीनों प्लेट मार्जिन दे, उनमें से पूछे कि उपरोक्त में से किसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी घटनाएं घटित होंगी, तो अभिसारी प्लेट किनारे में घटित। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी ज्वालामुखी घटनाएं होंगी वहाँ पे भूकंप जरूर आएंगे, परंतु जहाँ भूकंप आएंगे वहाँ जरूरी नहीं है कि ज्वालामुखी घटना घटित हो। यूपीएससी का ये क्या है, कूट में देकर पूछा गया प्रश्न कथन और कारक के रूप में, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा जानते हैं छोटी प्लेट्स को। अगर हम देखें तो कुछ प्लेट्स को आप देख सकते हैं, जैसे जॉन डी फूका प्लेट है, ये उत्तरी अमेरिका के पास है, इसको आप मैप में देख सकते हैं। जॉन डी फूका प्लेट है, कोकोस प्लेट है, ये भी प्रशांत महासागर के में ही स्थित है अमेरिका की तरफ, ठीक है। उसके बाद कैरेबियन आप देख सकते हैं, कैरेबियन सागर वेस्ट इंडीज़ वाला कैरेबियन प्लेट है, ठीक। इसी तरीके से नज़का प्लेट है। तो ये कुछ ऐसी प्लेट्स हैं, फिलीपाइंस प्लेट है, जो क्या है, जो इतनी ज़्यादा तीव्र गति से गति कर रही हैं, तीव्रता से गति कर रही हैं, जिनके कारण ज्वालामुखी क्रियाएं जन्म ले रही हैं। परंतु हमें जो फोकस करना है वो बड़ी प्लेट्स पर फोकस करना है। तो अगर पूछता है कि बड़ी प्लेट्स कितनी हैं, 7, छोटी प्लेट्स कितनी हैं, 20, आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये रहा कि प्लेटों का बंटवारा किस तरीके से हम करें। ज्वालामुखी क्रियाएं याद रखिएगा, अभिसारी प्लेट मार्जिन में भी होता है और अपसारी प्लेट मार्जिन में भी होता है, या इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, ठीक है दोस्तों। परंतु भूकंप की क्रिया 0 के बराबर होती है संरक्षित प्लेट मार्जिन या कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं
कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा चूंकि क्या होती है, प्लेटें रगड़ते हुए चलती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की प्लेट है। इसी कारण से यहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे सर्वाधिक तीव्रता के भूकंप किस में आएंगे, तो संरक्षित प्लेट मार्जिन में आएंगे। परंतु सबसे ज़्यादा भूकंप किस प्लेट मार्जिन में आएंगे, अभिसारी प्लेट मार्जिन में। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आएंगे। जब ज्वालामुखी आएगा तो वो क्या करेगा, सतह से टकराएगा, सतह को ही तो तोड़ के मैग्मा ऊपर आएगा। जब टकराएगा तो एक धक्का लगेगा पृथ्वी को ना, तो पृथ्वी कंपन करेगी। इसीलिए जितनी ज़्यादा ज्वालामुखी घटनाएं होंगी उतनी ज़्यादा भूकंप आएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी घटना किस में होती है, प्रशांत महासागर में होती है। ठीक, या यूँ कहें कि अभिसारी प्लेट के किनारे में होती है, वो प्रशांत महासागर में भी स्थित है और भारत के हिमालयन क्षेत्र में भी वहाँ पे भी होकर अभिसारी प्लेट किनारा या कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जाता है। ठीक है, अब लेकिन हिमालय में ज्वालामुखी क्रियाएं क्यों नहीं होती है, इसके बारे में हम ज्वालामुखी के सेगमेंट में बात करेंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको? अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज करके कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं yogendratimes@gmail.com पर। हम आपके बेहतर प्रयास के लिए हर एक तरीके से मदद करने के लिए उपस्थित हैं। आप बस मेहनत करते रहिए, लगे रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।